बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 33 ऑफ CS502। आज हम कवर करेंगे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूजिंग ग्राफ्स। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर, जहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ्स जो है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका घर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर नेटवर्क कंप्लीट है, हर जगह की एसेस है। तो कंप्लीट इन द सेंस पॉसिबल के किसी भी लोकेशन से वो कहीं भी किसी और लोकेशन पर जा सकें इन द डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है अगर एवरी पेयर ऑफ वर्टिस, यानी तमाम जो वर्टिसेस हैं वो यू जो है वो वी को रीच कर सकता है और वी जो है वो यू को रीच कर सकता है। तो हम एक ऐसा एल्गोरिदम रखेंगे जो डिटरमिन करेगा कि जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है या नहीं। इनफैक्ट एक जनरलाइज प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर ये देखेंगे कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स डायग्राफ के अंदर कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पार्टीशन कर देते हैं वर्टिसेस ऑफ डायग्राफ को इनटू सबसेट, जो कि इंड्यूस सब ग्राफ होते हैं ईच सबसेट के, जो कि स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। यानी पूरा ग्राफ होगा, उसको फर्दर स्ट्रांगली कनेक्टेड हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। दो वर्टिसेस जो होते हैं यू एंड वी, वो म्यूचुअली रीचेबल होते हैं, एक दूसरे से पहुंच सकते हैं। म्यूचुअली रीचेबल जब यू वी को पहुंच सकता है और वी यू को पहुंच सकता है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे पास ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखें तो वो ये है कि हम सी से ए पर आ सकते हैं, ए से बी पर जा सकते हैं, बी से सी पर आ सकते हैं। तो हमारे पास एक ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। इसी तरह हम डी से ए पर नहीं आ सकते, इसका मतलब डी ए के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। डी से ई पे आ सकते हैं, ई से डी पर जा सकते हैं, तो ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इस तरह हमारे पास तीसरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ये है। तो यहाँ पर भी जिस तरह फिगर में आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। तो ये म्यूचुअल रीचेबिलिटी जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो पार्टीशन कर देता है वर्टिसेस को इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर, जो कि म्यूचुअली रीचेबल वर्टिसेस होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कहलाते हैं। अगर हम वर्टिसेस को मर्ज कर दें एक सिंगल वर्टेक्स के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में तमाम वर्टिस हैं, तो वो सुपर वर्टेक्स कहलाता है। और जब हम टू सुपर वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो तभी कनेक्ट हो सकता है जब उसके अंदर का कोई ना कोई वर्टेक्स, जो सुपर वर्टेक्स के अंदर डिफरेंट वर्टिसेस हैं उनके अंदर का कोई ना कोई एक वर्टेक्स दूसरे वाले सुपर वर्टेक्स के किसी ना किसी वर्टेक्स से मिल रहा हो। यानी एक यू है जो ए से बिलोंग करता है, एक वी है जो बी से बिलोंग करता है। तो यू से वी एक एज होना चाहिए, तभी ए से बी पर एज होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल में इसको देखेंगे भी सही। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्राफ होता है जब हम ये बना देते हैं सुपर वर्टिसेस का, इसको कहते हैं कंपोनेंट ग्राफ। ये बता रहा होता है कि कौन सा कंपोनेंट किसके साथ कनेक्टेड है। और इस ग्राफ के लिए ए साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास जैसे ये है ए बी सी, अब इसके अंदर कोई ना कोई वर्टेक्स ए बी सी के अंदर ऐसा था जो एफ जी आई के साथ मिल रहा था। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो ए बी सी के अंदर बी है वो एफ के साथ मिल रहा है। तो ये जो एक कोई ना कोई एक ग्राफ मिल रहा है, इसकी वजह से हमने इस कंपोनेंट को इसके साथ अटैच कर दिया। अब ये जो कंपोनेंट है इससे डी ए से डी मिल रहा है, तो इस कंपोनेंट का पूरे सुपर वर्टेक्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह इससे यहाँ मिल रहा है तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हमारे पास कंपोनेंट ग्राफ होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इस तरह मिल रहा है, ये इस तरह मिल रहा है और ये इस तरह मिल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से वापस कोई नहीं मिल रहा, यहाँ से भी वापस कोई नहीं मिल रहा, और ओरिजिनल जो वर्टिसेस हैं उनमें भी देखा जाए तो वापसी की कोई लाइन नहीं है यहाँ से। इस वजह से हमने कंपोनेंट ग्राफ में भी उसको मेंशन नहीं किया हुआ। अब जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं उनका डीएफएस के साथ क्या रिलेशन है कि फॉर एग्जांपल हम एक डायरेक्टेड ग्राफ का डीएफएस करते हैं, तो जब आप स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में एंटर होते हैं तो जो वर्टेक्स होता है एवरी वर्टेक्स इन द कंपोनेंट इज रीचेबल। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एच पे एक बार आ गया हूँ तो एच से आई एफ जी ये डीएफएस के जरिए मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। ई पे आ गया हूँ तो ई डी, ये मैं एक ही सिंपल एक सिंगल डीएफएस में मैं तमाम वर्टिसेस पे जा सकता हूँ जो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। जो डीएफएस होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है जब तक तमाम वर्टिसेस कंपोनेंट में विजिटेड नहीं हो गए। तो हमारे पास जो तमाम वर्टिसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में वो सेम ट्री ऑफ डीएफएस फॉरेस्ट में आते हैं। डीएफएस का जब हम फॉरेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक ही कंपोनेंट के जो वो होते हैं वर्टिसेस वो एक सेम ट्री ऑफ डीएफएस फॉरेस्ट में लाई कर रहे होते हैं। तो अब जो हमारे पास तमाम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं वो सब ट्री होते हैं डीएफएस फॉरेस्ट का। जैसे आप यहाँ पर देखें कि एक ये हमारे पास बन रहा है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ओवरऑल ये क्या है, ये सब ट्रीज हैं। ये किसी भी डीएफएस के लिए ट्रू होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन जनरल जो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं ये सेम डीएफएस ट्री में भी आ सकते हैं। यानी सब ट्री भी हो सकते हैं किसी डीएफएस फॉरेस्ट का, या एक ही ट्री के अंदर भी ये सारे मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो अब हमारे पास डीएफएस को ऑर्डर करने के लिए क्या तरीका है कि हम कैसे पता चलाएं कि हमारे पास डीएफएस जो है वो
उसको हमने कैसे ऑर्डर करना है। तो सपोज आपको पता था कि जो डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, पहले से आपको कंपोनेंट्स पता थे। तो अब ये रिडिकुलस बात है कि आप कह रहे हो कि एक सवाल मुझे पहले बता रहे हो तो साथ ही उसका जवाब भी बता दो, जवाब मुझे पहले से पता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे पहले से ही जवाब का पता हो। तो अब लेकिन इस बात को हम देखेंगे हम कैसे ये चीज़ करेंगे, इसका जुगाड़ हम कैसे लगाएंगे। और सपोज करो कि आपके पास जो रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपने जो कंप्यूट कर लिया है कंपोनेंट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के ऊपर, दैट इज फॉर एज यू वी इन कंपोनेंट वी कम्स बिफोर यू, यानी अब हमारे पास वैसे क्या है, यू वी है, ये एक एज है। तो हमने क्या कर दिया, होना ये चाहिए था यू पहले आता फिर वी पहले आता, लेकिन हमने इसका रिवर्स टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर दी है। हम कह रहे हैं वी पहले आएगा फिर यू आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमने रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्रिएट कर दिया है। अब हम कहते हैं कि कंपोनेंट जो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है ये सुपर वर्टिसेस के ऊपर जो मुश्तमिल था वो ये थे कि ए बी सी एक था, फिर डी ई था, फिर एफ जी आई था। ये ए बी सी से एक एरो जा रहा था एफ जी आई की तरफ, ए बी सी से जा रहा था डी ई की तरफ, और ये मतलब वही वाला है जो हमने ऊपर देखा था, लेकिन बस अभी इसको हमने एक ऑर्डर के अंदर लिख दिया। तो अगर हम इसका रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर कर दें तो ए बी सी को हम बाद में कर देंगे, ठीक है, और मतलब इसको हम रिवर्स शो कर देंगे, तो ये हमारे पास एक रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। तो अब हम DFS रन करें। जब भी आप DFS रन करेंगे आपको न्यू वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कि आपने कहाँ से सर्च स्टार्ट करनी है DFS की। तो आप नेक्स्ट अवेलेबल वर्टेक्स जो है रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिहाज से चूज़ करेंगे ऑफ द कंपोनेंट ग्राफ। अगर वो विजिट नहीं हुआ तो आप उसको विजिट करेंगे, विजिट हो चुका है तो फिर आप नेक्स्ट चूज़ करेंगे, फिर वो भी विजिट हो चुका है नेक्स्ट चूज़ करेंगे। तो ये इनफॉर्मल जस्टिफिकेशन इसकी ये है कि क्लियरली जो DFS जब भी स्टार्ट होता है गिवन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, ये क्या करता है हर वर्टेक्स को कंपोनेंट के अंदर विजिट कर रहा होता है और कुछ और को भी विजिट कर रहा होता है फिनिश करने से पहले। अगर हम रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट नहीं करेंगे तो सर्च लीक आउट कर जाएगी। लीक आउट से मुराद ये कि हम फॉर एग्जांपल चाह रहे थे कि ए बी सी वाले जो विजिट हैं वो DFS बस उनको करे और डी ई वाले पे ना जाए। अगर वो डी ई पे भी चला गया तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। हम चाह रहे हैं ये अलग अलग कंपोनेंट बने, सर्च हमारी लीक आउट ना करे, तो इसके लिए हमें रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर यूज करना पड़ता है। जैसे सर्च जो है वो स्टार्ट की गई ए पे, ये विजिट कर जाती है बी और सी को, लेकिन ये दूसरे कंपोनेंट में भी चली जाती है, हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जब हम रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर में इसको कंपोनेंट्स को सॉर्ट करके तब आइट्रेट करते हैं तो सर्च लीक आउट नहीं करती दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर। लेकिन जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जब आप उनको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पहले ही विजिट हो चुके हैं और दोबारा उन पर DFS कॉल नहीं करेंगे। तो इससे हमें एक इंट्यूशन पता चलती है कि हम DFS को इस तरह से ऑर्डर कर दें कि ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर के लिहाज से आइट्रेट करे और हमारा एक इजी एल्गोरिदम बन जाएगा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को कंप्यूट करने के लिए। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है डैग उसका जैसे हमें नहीं पता पहले से, लेकिन हम तो कह रहे थे कि सपोज करो हमें पता है। आफ्टर ऑल हम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर तो हमें पहले से पता नहीं चल सकता। तो इसके पीछे ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टिसेस निकालते हैं जो कि नेसेसरी प्रॉपर्टी है, और विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग द कंपोनेंट डैग। यानी ये जो ऑर्डरिंग है बेसिकली ये हमने पता करनी है कि DFS किस ऑर्डर में कॉल करेंगे कि वो सर्च हमारी लीक आउट ना हो। ये हम कैसे निकालते हैं ये अब हम देखते हैं। तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसको हम प्रूफ के बगैर डिस्कस करना जा रहे हैं, जहां पर हम डिफाइन GT एक ग्राफ डिफाइन करेंगे जो कि डायरेक्टेड ग्राफ होगा, उसके सेम वही वर्टिस होंगे जो G के थे, लेकिन इसके तमाम एजेस को रिवर्स कर दिया जाएगा। ये हम क्या होगा कि एडजेंसेंसी लिस्ट फॉर G की है, इसको हम सिर्फ उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ये GT बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये ग्राफ था डायरेक्टेड ग्राफ, उसके अंदर जो हमारे पास एज था वो C से A की तरफ था, B से C की तरफ था और A से B की तरफ था। हमने तमाम एजेस को रिवर्स कर दिया तो इससे हमारे पास एक GT बन गया है ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो हैं वो जब हमने एजेस को रिवर्स किया तो वो उससे इफेक्ट नहीं होते, वो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हमारे पास D और A है उनके दरमियान म्यूचुअल कोई कनेक्शन आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारे पास जो U एंड V हैं वो म्यूचुअली रीचेबल रहते हैं, अगर वो रीचेबल नहीं थे तो वो रीचेबल नहीं होते GT में भी। अच्छा, और जो भी चेंजेस हम कंपोनेंट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में करते हैं वो कम्प्लीटली रिवर्स कर दी गई हैं यहाँ पर। जो हमारे पास ऑर्डरिंग की ट्रिक है जो हम ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फिनिश टाइम के लिहाज से, वो हम देखते हैं जो हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में करते थे।
तो फिर हम क्या करते थे, जीटी के नोड्स को विजिट करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनिश टाइम में ये काम करेंगे, जिससे हमारे पास रिवर्स ऑर्डरिंग हो। देखें एजेस हमारे रिवर्स हो चुके हैं। अब हम क्या करते थे, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए हम फिनिश टाइम के लिहाज से सॉर्ट कर देते थे और फिर हम उसको आइट्रेट करते थे। तो लेकिन अब हम ओरिजिनल ग्राफ को आइट्रेट करने के बजाय जीटी को आइट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये एल्गोरिदम काम करेगा और तमाम जो स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के ये क्वाइट ईजी टू इम्प्लीमेंट है, जो हम देखते हैं, और ये ओ ऑफ वी प्लस ई टाइम में एग्जीक्यूट होंगे, थीटा ऑफ वी प्लस ई टाइम में। तो हमारे पास जो इसका एल्गोरिदम हो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स का एल्गोरिदम में सबसे पहले हम डीएफएस कॉल करते हैं ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर, ताकि हम फिनिश टाइम्स कैलकुलेट कर लें, जो हमारी टाइम स्टैम्पिंग वाला एल्गोरिदम होता है उसके ज़रिए। फिर हम क्या करते हैं, एजेस को रिवर्स करके जी टी कैलकुलेट कर देते हैं। फिर हम सॉर्ट कर देते हैं जी टी को वर्सेस वर्टिसेस को डिक्रीजिंग फिनिश टाइम के लिहाज से। उसके बाद हम डी एफ एस जी टी कॉल करते हैं इस फिनिश टाइम के ऑर्डर के लिहाज से। फिर ईच डी एफ एस ट्री जो है, जो हमारे पास डी एफ एस ट्री हमारे पास निकल के आता है, जिनके दरमियान कोई मतलब इस तरह का एज नहीं होता कि वो सब ट्री बना रहे हो, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जो हमारे पास ट्री निकल के आया वो ये निकल के आया, एक ट्री ये निकल के आया और एक ये निकल के आया, तो यही हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। और जो फिनिश टाइम्स हैं ये वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स में, यहाँ पे 18 है, यहाँ पर हमारे पास 12 है, यहाँ पर हमारे पास 17 है, जो हाईएस्ट इस ट्री के अंदर। इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चलते हैं तो फिनिश टाइम की वजह से हमारे पास जो डीएफएस लॉन्च होता है वो इनको सेपरेटली रखता है, लीक आउट नहीं करता और एक सीक्वेंस में लेके जाता है। अब हमारे पास डीएफएस जब हम जी टी के अंदर इस वर्टेक्स के ऑर्डर में करते हैं जो हमने निकाला यहाँ से होता है, यानी हमारा जो ओरिजिनल ट्री था, ओरिजिनल जो ग्राफ था, उससे हमने फिनिश टाइम कैलकुलेट किया, लेकिन जब हमने रन किया डीएफएस तो वो हमने रन किया जो रिवर्स एजेस वाला ग्राफ था उसके ऊपर, तो उससे हमारे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब कंप्लीट प्रूफ इसके लिए ये है, वो आप कोर्स रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इंट्यूशन इसके बहन डिस्कस करेंगे कि ये जो एल्गोरिदम है ये वर्टिसेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनिश टाइम से क्यों हम आइट्रेट कर रहे हैं और ग्राफ जो है ये रिवर्स हमने क्यों किया है। तो आप रिकॉल करें कि हमारा मेन इंटेंट ये है कि हमने स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को विजिट करना है रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम कैसे वर्टिसेस को ऑर्डर करें कि उनका ऑर्डर ठीक रहे। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में ये होता था, जो हम डायरेक्ट एक्जेक्टली ग्राफ में करते थे, कि फिनिश टाइम्स जो है वो रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आकर हो रहे होते हैं। द फर्स्ट वर्कर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो होता है जो हाईएस्ट फिनिश टाइम का होता है। सो अगर हमने विजिट करना है कंपोनेंट्स को रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स के एजेस को ही रिवर्स कर देते हैं। तो वर्टिसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनिश टाइम में हम अब पहले हमारे पास जहन में ये आता है कि एजेस को रिवर्स करने के बजाय ये करें कि पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे, अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना शुरू कर दें, लोएस्ट फिनिश टाइम से स्टार्ट कर लें। ये स्टार्टिंग आइडिया आपका ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करता। रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे वर्टिसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के अंदर जिनके डिफरेंट फिनिश टाइम्स होते हैं और आप इस सॉर्टिंग की मदद से ये काम नहीं कर रहे होते। तो जो फर्स्ट डीएफएस हमने लॉन्च किया था उसके अंदर लोअर फिनिश टाइम था 4 का, वो अचीव हो गया था वर्टेक्स सी से, और इसके जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट थे वो फर्स्ट नॉट लॉस्ट फर्स्ट थे, लास्ट नहीं थे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हमारे पास जबकि इसको जो लास्ट होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। हाउएवर एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं फिनिश टाइम के लिहाज से कि अगर हम मैक्सिमम फिनिश टाइम को कंसीडर करें हर कंपोनेंट के अंदर, तो ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट ग्राफ से मैच करता है, जो कि अभी हमने देखा था कि जब हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर रहे थे तो हर कंपोनेंट का जो मैक्सिमम था वो हम उसके ऊपर आइटरेट कर रहे थे, जो उसकी मैक्सिमम फिनिश टाइम की वैल्यू थी। तो ये पॉसिबल हो गया प्रूव करने के लिए कि हम क्या करते हैं, लेमा है एक थ्योरम जो कहता है कि ना, कंसिडर डायग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ जी कंसीडर करो जिसके ऊपर डीएफएस रन किया जाए, उसके हर कंपोनेंट को मैक्सिमम फिनिश टाइम ऑफ ऑल वर्टिसेस के लिहाज से लेबल कर दो। मैक्सिमम फिनिश टाइम ऑफ ऑल वर्टिसेस जो उसके कंपोनेंट के अंदर हैं, एक अलग अलग कंपोनेंट में जो मैक्सिमम है वो आपने लेबल कर देना है और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। ये जो ऑर्डर होगा ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर होगा कंपोनेंट ग्राफ का, ठीक है। यानी आपने जब डायरेक्टेड ग्राफ लिया उसके स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स बना लिए, अब कंपोनेंट्स के अंदर जो मैक्सिमम टाइम फिनिश टाइम्स हैं उनके लिहाज से आपने सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा फिनिश टाइम वाला रख लिया, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये जो ऑर्डर है ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर होगा कंपोनेंट ग्राफ का, जो कंपोनेंट ग्राफ हमारा रिजल्टेंट ग्राफ था। तो इसके लिए ये है कि फॉर एग्जाम्पल 8.36 फिगर थी जहाँ पे मैक्सिमम फिनिश टाइम हमने देखे थे, 18 था एबीसी के लिए, 17 था डीई के लिए और 12 था एफजीएचआई के लिए, जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी के लिए 18 था,
FGIH के लिए 12 था और DE के लिए हमारे पास जो 17 फिनिश टाइम था, जो हमने यहाँ पर वैल्यूज नोट डाउन की थी DFS टाइम स्टैंपिंग रन करने के बाद। तो जो ऑर्डर है हमारे पास 18 7 12, ये वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर है कंपोनेंट डायग्राफ के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए था रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द कंपोनेंट डायग्राफ। सो द फाइनल ट्रिक इज द कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ को रिवर्स कर देते हैं। अब क्या, ताकि हमें क्या मिले, रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर मिले। ये चेंज नहीं करता कंपोनेंट ग्राफ को, लेकिन ये रिवर्स कर देता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर को, जो कि हमें ज़रूरत थी जिसकी। रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से हमारी सर्च लीक आउट नहीं करती। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो टाइम स्टैंपिंग होती है वो हम DFS ओरिजिनल ग्राफ पे रन करके कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो आइट्रेशन करते हैं, जो अपना रन करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फिनिश टाइम के लिहाज से, वो हम रिवर्स्ड ग्राफ के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिवर्स टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो जाती है और हमारे कंपोनेंट्स डिजायर्ड हैं वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाते हैं और हमारा कंपोनेंट ग्राफ है वो ठीक ऑर्डर में मिल जाता है जैसे हमें चाहिए था। यहाँ हमारे लेक्चर है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।